प्रदेश के संभल में मस्जिद में मंदिर ढूंढने के लिए 5 मुस्लिम युवकों को पूरे सरकारी सिस्टम ने मिलकर मार दिया। उन 5 मुस्लिम युवकों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो आज ये है। और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? 1.5 महीने में 2 दंगे हो गए। रविकांत सर, कब तक मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जाएंगे? इतने साल मुगल राज करके चले गए कि बेचारे मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है कि 500 साल उन्होंने क्या किया। अरे बाबर ने क्या बनाया, क्या तोड़ा, क्या रखा? क्या मुसलमानों से बदला लेगी सरकार आज का? आज तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। 2 दंगे और बिना किसी बात के। किसी ने आज एक ट्वीट किया था कि बाबरी मस्जिद सत्ता पाने के लिए तोड़ी गई थी, बाकी मस्जिदों पर हमले सत्ता बनाए रखने के लिए हो रहे। इन्हें के पास और कोई एजेंडा नहीं। आप 10 साल से शासन में हैं, 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में आप 10 15 साल से जमे हुए हैं, कुछ राज्यों को छोड़ देंगे, और आपके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने नौकरियों का वादा किया, आप विश्व गुरु भारत बना रहे, इसी से विश्व गुरु भारत बनेगा क्या? पूरी दुनिया में थू थू हो रही होगी आपकी कि एक ऐसा भारत। और अगर आप पिछले 7-8 साल का डाटा उठा करके देखें कि इस देश से बाहर जाने वालों की संख्या कितनी है, लोग विदेश जा रहे हैं जो सक्षम है, जो बेचारे सक्षम नहीं वो क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि अब ये देश रहने लायक नहीं रह गया है। मोहन भागवत ने कहा था, कम से कम इनको मोहन भागवत की बात पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग न ढूंढे। अरे वो बात आई और गई, खत्म होगी, राम मंदिर बन गया। लेकिन असल में झांसी में अगर 12 बच्चे, नवजात शिशु और उनके मां बाप की चीख अगर आपको दबानी है तो फिर आपको ये करना है। आश्चर्य तो इस बात का है प्रज्ञा जी कि जुडिशरी का जो चरित्र है इस समय वो बेहद सवालों के घेरे में। एक ही दिन में फैसला आता है, पड़ जाते हैं सिर्फ न्याय की उम्मीद के लिए, फैसला सुनने के लिए। सालों साल, 100 साल तक लोग जिंदा भी नहीं रह पाते हैं न्याय मिलने के लिए, फैसला आने के लिए इतने सालों तक। ये है सिस्टम जुडिशरी का हाल हमारे देश में। लेकिन देखिए मंदिर मस्जिद के मामले में कितनी जल्दी बिजली की रफ्तार से फैसला आ गया। सर्वे टीम भी चली गई एक ही दिन में, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे करने का फैसला हो जाता है और सर्वे टीम चली भी जाती है। सर्वे टीम के साथ जो लोग जाते हैं जय श्री राम के नारे लगाते। अरे भाई, आप नारे लगाने के लिए जा रहे हैं कि सर्वे करने के लिए जा रहे हैं? और वहां पर मस्जिद के लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और फिर उसके बाद जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रशासन की है कि उस प्रशासन ने क्यों नहीं इत्तला की, क्यों नहीं लोगों को भरोसे में लिया, जब आप जान रहे हैं कि ये संवेदनशील मामला है। एक अफवाह ने चीजों को बदल दिया। ये अफवाहें कैसे जा रही है, कौन ऐसा कर रहा है, लोग क्यों नारे लगा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब इस देश में मंदिर और मस्जिद ही बचा है क्या? ये जुडिशरी कर क्या रही है? कहां कहां आप सर्वे कराएंगे? कुछ लोगों तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब आप मंदिर का सर्वे कराने लगे तो वहां क्या निकलेगा? ये किस तरह का हम देश बना रहे हैं? आप मंदिर और मस्जिद में कहीं मूर्ति ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। आप रोजगार नहीं देना चाहते ना, आप एजुकेशन नहीं देना चाहते, आप अस्पताल नहीं बनाना चाहते लोगों को आप मौत दे रहे हैं। यहां नवजात शिशु आग लगने से मर जाते हैं, उनके माँ बाप कैसे बिलख करके रोते हैं, आपके चेहरे पर शिकन नहीं आती। मुझे लगता है तो इस तरह का व्यवहार तो जानवरों में नहीं होता है प्रज्ञा। जानवर भी बिलखते हैं अपने लोगों को खोने पर। और यहाँ जो सत्ता है, सड़कों का सुंदरीकरण हो रहा होता है, भी तो देखिए। हाँ, ये कर रहे हैं। तो इस हालात में आपने देश को पहुंचा दिया है। लोग बेहद डरे हुए तनाव में है और कहीं ऐसा ना हो कि देश गृह युद्ध की तरफ चला जाए। आप देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं और आपने पूरे देश को मणिपुर में तब्दील कर दिया है। हर जगह आप मणिपुर बनाना चाहते हैं। इससे हासिल क्या होगा आखिर? सवाल ये है, क्या करना चाहते हैं? आपका एजेंडा क्या है? लोगों की सुरक्षा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपको क्या लगता है रविकांत सर की इससे किससे फायदा है और क्या फायदा होगा इससे?
मैं संभल की घटना की बात कर रही हूँ। प्रज्ञा जी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1961 में पहला दंगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। उसके बाद 1990 में पॉल ब्राउस नाम के एक बड़े समाजशास्त्री थे, उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि हर सांप्रदायिक दंगे का लाभ बीजेपी को होता है। हर सांप्रदायिक दंगे का लाभ बीजेपी को होता है। उस समय जनसंघ थी, फिर बीजेपी को, मैंने सांप्रदायिक राजनीति का फायदा दक्षिणपंथी हिंदू पार्टियों को हुआ, तो ऑब्वियस किसको होगा फायदा? दुर्विकरण का फायदा किसको होता है? आप लोगों के भीतर नफरत और हिंसा पैदा करके लोगों को लड़ा करके सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। अरे लोगों को बना करके पहुंचिए ना, उससे देश का भी विकास होगा। आपको लोग हमेशा याद रखेंगे। बटो, ये क्रोनोलॉजी क्या बटोगे तो कटोगे वाली है क्या? प्रैक्टिकल हो रहा है? डेफिनेटली वही है। मैं तो इनसे ये कहता हूं कि भाई आप इतिहास से ही सबक ले लीजिए। आज अकबर, मुगल काल में ही देख लीजिए आप, अकबर को लोग प्रशंसा करते हैं कि औरंगजेब की करते हैं। ऑब्वियस है, लोग अकबर को महान कहते हैं। तो अगर आप बनाएंगे नहीं, केवल आप विभाजन करेंगे, आप दंगे होंगे आपके राज्य में, तो क्या होगा? और प्रशासन का रवैया सबसे ज्यादा हौलनाक, गोली मारी जा रही है सामने और उकसाया जा रहा है लोगों को। और पुलिस वालों के साथ वो लोग कौन थे जिन्होंने अपने मुंह पर पट्टियां बांध रखी थी? सवाल तो ये भी है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। और कौन थे नकाब? जेएनयू में नकाबपोश कौन थे? जेएनयू को इन्होंने पूरा बदनाम करके रख दिया। ये नकाबपोश की क्या है? ये क्रोनोलॉजी क्या है? कहां कहां नकाबपोश जामिया में थे, वो कौन थे आज तक नहीं पता चला। जेएनयू में कौन थे आज तक नहीं पता चला। संभल में कौन थे, कौन बताएगा? पुलिस वालों के ड्रेस ही नहीं होनी चाहिए, उनके नाम ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है, सर क्या सरकारी काम के लिए प्राइवेट गाड़ियों से पुलिस जा सकती है? और क्या इस तरह के नकाबपोश लोग मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि बकायदा प्री प्लान था, वहां के लोगों ने, उस पक्ष के लोगों ने पत्थर मंगा के रखे थे, दूसरे लोगों को बुला के रखा था, हथियार रखे हुए थे, बकायदा शातिर लोग थे, और बाद में पुलिस कह रही थी कि सबने आपस में एक दूसरे को मार लिया। खैर, आपको क्या लगता है? ये हास्यास्पद है। कौन आदमी इस पर भरोसा करेगा? सर्वे करने आपकी टीम जाती है, क्या उनको पहले से मालूम था कि कोर्ट में 2-4 दिन पहले फैसला हुआ था? क्या 10 दिन पहले हुआ था? नहीं हुआ था। फैसला हो रहा है, 2 दिन लोग जा रहे हैं वहां, जय श्री राम के नारे। तो आप ये भी कह सकते हैं जय श्री राम के नारे भी इन्होंने लगाए थे। कुछ भी कह सकती है ये पुलिस। आप कैसे जा रहे हैं सिविल ड्रेस में, कैसे जा रहे हैं? और मुंह पे आपने पट्टी क्यों बांध रखी है? ये क्या गृह युद्ध थोड़ी ना हो रहा है। ये आपातकाल में ही केवल संभव है, जब कोई विकट परिस्थिति हो, उस समय ये होता है। हालांकि पुलिस मैनुअल में मुझे लगता है कि ये है, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन आपको ड्रेसअप होकर के जाना है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं आप उठ के चल दिए, ऐसा नहीं होता है ना भाई। तो ये सिविल ड्रेस में कौन लोग थे? और उन्होंने मुंह पर वो पट्टी क्यों बांध रखी थी? कौन सा कोरोना काल चल रहा है? बाकी जो ड्रेस पहन रखे थे उन्होंने मुंह पर पट्टियां नहीं बांधी थी, इन्होंने क्यों बांधी थी? इसका जवाब कौन दे? कौन लोग थे ये? और मैंने कहा ना कि जेएनयू से लेकर के जामिया होते हुए अभी तक ये नकाबपोश कभी भी नहीं पता चला कि ये कौन थे, कौन है। इससे आशंका पैदा होती है। और अगर इस तरह का रवैया प्रशासन का रहता है, शासन सत्ता का रहता है, तो लोगों का विश्वास उठता है। और लोगों का अगर विश्वास उठता है तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज चूंकि संविधान दिवस है, मैं थोड़ा बाबा साहब की बात करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को एक लंबा भाषण दिया था। बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। मैं समझता हूं कि वो 20वीं शताब्दी के 10 सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक है। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, किसी क्रांति की जरूरत नहीं है, बदलाव संवैधानिक तरीकों से होगा। उन्होंने तो इसके लिए मना कर दिया था कि आप आंदोलन मत करिए, संविधान के जरिए बदलाव होगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था
कि अगर संवैधानिक तरीके से बदलाव नहीं हुआ तो लोग डेमोक्रेसी पर ही शक करने लगेंगे और डेमोक्रेसी हमारी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये संवैधानिक तरीके से हो रहा है क्या? अगर आप संवैधानिक तरीके से सत्ता और प्रशासन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो फिर लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा उठने लगेगा, और डेमोक्रेसी से भरोसा उठने का मतलब क्या होगा? ये देश अराजकता में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या आप ये चाहते हैं? मणिपुर में क्या हुआ? 1.5 साल से मणिपुर जल रहा था, लोगों को लगा कि न्याय नहीं मिलेगा, तो लोगों ने क्या किया? मंत्रियों के घरों को जलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के दामाद के घर पर उन्होंने आगजनी की, हमला किया। आप लोगों को क्या उस हालत में पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप इस तरह का देश बनाना चाहते हैं? आप देश को खुशहाल बनाएं, एजुकेट करें नौजवानों को, इन नौजवानों की ऊर्जा को लगाएं कि वो देश का नव निर्माण करें। आप किसी के हाथ में पत्थर पकड़ाना चाहते हैं, किसी के हाथ में आप लाठी डंडा पकड़ाना चाहते हैं, कोई जय श्री राम का नारा लगाते हो घर पर चढ़ जाएगा, भगवा लहराएगा। ये कौन सा देश बना रहे हैं साहब आप? और हाथ में 5 किलो राशन के लिए कटोरा पकड़ा दे रहे। अच्छा रविकांत, ये कौन सा विश्वगुरु भारत है? आखिरी सवाल रविकांत सर, हालांकि हमने उत्तर प्रदेश सरकार के काम करने में किस तरीके से अंतर होता है, क्योंकि 2 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, एक बहराइच में हुआ, एक संभल में हुआ। बहराइच में तो हमने दंगा देखा, वहां पर देखा कि पुलिस किस तरह से लाठी डंडा लेकर चल रहे, विरोध कर रहे लोगों के बीच में बहुआ बनकर चल रही थी, और यहाँ तो सीधे बंदूक निकाली। खैर रविकांत सर, आपको क्या लगता है पहली नजर में आपको किसकी गलती नजर आ रही है संभल में जो है? क्या ये पुलिस की चूक आपको लग रही है, या फिर ये जानबूझकर प्री प्लान तरीके से एक करवाया गया दंगा है? देखिए, पहली बात तो ये दंगा नहीं है। दंगे में हमेशा 2 पक्षों के बीच मुठभेड़ होती है। ये आप ये समझिए कि 2000 के बाद दंगे होना बंद हो गए इस देश में। अब एक तरफा कार्रवाई होती है, नरसंहार होते। बहराइच में आपने क्या देखा कि पुलिस की अगवानी में कुछ लोग कहीं कार तोड़ रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं। क्या दूसरा संप्रदाय भी था उसमें? मुझे लगता है कि उन्होंने जो पत्थरबाजी की वो अपने बचाव में कौन नहीं करेगा? क्या करेगा? अपने घर में आग लगने देगा? आप जो कह रहे हैं कि लोगों ने पत्थरबाजी की क्योंकि आप बंदूक ताने खड़े हुए थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उनके मन में ये आशंका और अफवाह पैदा की गई थी कि जो मस्जिद है उसके वजू खाने को खोदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के और सर्वे के तौर तरीके को बताते, लोगों के मन में अफवाह नहीं पैदा होने देते, और फिर 5 लोग मारे जाते हैं। जिम्मेदारी प्रशासन की है 100%। इसमें किसी बात का भी कोई दोष नहीं है, और जो भी पत्थरबाजी हुई है अगर वो गुनहगार है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने पहले पत्थर मारे थे? सवाल तो ये भी है। अदालती कार्रवाई में ये भी आता है ना कि ये क्या प्री प्लान था, कैसे प्री प्लान था, कैसे देख लिया प्रशासन ने? ये जो मुंह पर पट्टी बांधे हुए ये भी प्री प्लान का हिस्सा थे? ये क्या उस तरफ से आ रहे थे? ये ढेर सारे सवाल हैं, और इसीलिए किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से अगर इसकी जांच होगी तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मुझे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से के हालात बने हुए हैं इस देश में, उस प्रदेश में, उससे नहीं लगता। क्योंकि यहां तो हम एक तरफ पत्थर चलते हुए देख रहे थे, दूसरी तरफ प्रशासन को खड़े हुए देख रहे थे। यहां हिंदू हमें नहीं दिख रहे थे जो हमने देखा। तो इसको हम दंगा नहीं कह सकते। तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रशासन के बचाव में लोग पत्थर मार रहे। प्रशासन को किसी भी जान माल की रक्षा करने का उनकी अपनी ड्यूटी होती। कई बार ये होता है कि पुलिस वालों के बिस्तर टूटते हैं, लेकिन वो बिना आदेश के गोली नहीं चलाते। यहां साहब कैसे मर गए? और फिर आपने बताया ना कि चल रहा आपस में गोली मार ली। ये गजब थ्योरी है। आपस में गोली मार ली लोगों ने, और उसमें केवल मुसलमानों ने गोली मार ली आपस में। कौन विश्वास करे? इसलिए मैंने कहा कि ये हास्यास्पद है, इस पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जी चलिए रविकांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।